बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को कर लो सब्सक्राइब, जिससे कि आपको लगातार इस तरह के क्वेश्चंस हम लगातार देते रहें। तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल कर दीजिएगा सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑल पर कर दीजिएगा क्लिक, जिससे कि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो पाए। तो चलिए पहला प्रश्न मैं आपके सामने रखता हूं। क्वेश्चन पहला है, हमारी शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत उच्च स्तरीय उद्देश्यों को प्राप्त करने में क्या सहायक नहीं है। यानी हम अगर अपनी शिक्षा प्रणाली की बात करते हैं तो गणित में जो हाई लेवल ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अगर आप अचीव करना चाहते हैं तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो सही नहीं है। ए, बालक की योग्यता को तर्कशील एवं विश्लेषणात्मक चिंतन के लिए विकसित करना, समस्या समाधान के लिए आत्मविश्वास पैदा करना, परिभाषाओं और सूत्रों को याद करना, गणितीय उपकरणों का चुनाव करना और आवश्यकता के अनुसार उन्हें प्रयोग करना। तो यहां पर आपके सामने चार ऑप्शंस दिए गए हैं और मैं चाहूंगा इन चारों ऑप्शंस में से आप सही ऑप्शन का चुनाव करें और मुझे उत्तर दें। हमारी शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत देखिए, अगर हम हाई लेवल ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं, उच्च उद्देश्यों की बात करते हैं, तो उसमें याद रखिएगा हमेशा जब भी एग्जाम होता है उसमें नहीं जरूर लिखा होता है, तो इस नहीं का विशेष ध्यान जरूर रखें। ए, बालक की योग्यता और तर्कशीलता। अब विश्लेषणात्मक चिंतन बिल्कुल सही है कि बालक की योग्यता और तर्कशीलता का विश्लेषणात्मक होना चाहिए, इससे ही आप हाई लेवल ऑब्जेक्टिव प्राप्त कर सकते हैं। समस्या समाधान की राह, बिल्कुल सही बात है। जब तक बच्चे के अंदर आत्मविश्वास आप पैदा नहीं कर पाएंगे तो बच्चा कुछ भी नहीं समझ पाएगा, ना ही वो कुछ कर पाएगा। तो ये आवश्यक है कि बालक के अंतर्गत आप आत्मविश्वास की भावना पैदा जरूर करें। परिभाषाओं और सूत्रों को याद करना। एनसीएफ 2005, गुड इवनिंग, एनसीएफ 2005 हमेशा इस बात पर बल देता है कि कोई भी कंसेप्ट, कोई भी प्रोसेस बच्चे को याद नहीं करना है, स्पेशली उसको वो चीज कंसेप्ट को समझना है, देन ही वो हाई लेवल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाएगा, अदरवाइज वो नहीं कर पाएगा। तो बड़ा आसान सवाल था, आपने पहचाना, ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट जवाब है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रीना कुछ आयत चतुर्भुज में से एक आयत का चुनाव करती है और कहती है कि उसके द्वारा चुनी गई आकृति एक आयत है। क्योंकि इसमें चार समकोण हैं, वह यह भी बताती है कि सभी वर्ग आयत क्यों होते हैं लेकिन सभी आयत वर्ग क्यों नहीं होते। यह वान हेले के ज्यामिति स्तर के अनुसार किस स्तर पर है। एक, अनौपचारिक अनुमान यानी इनफॉर्मल डिडक्शन। औपचारिक अनुमान स्तर नंबर 3, दैट इज फॉर्मल डिडक्शन। ऑप्शन नंबर सी, लेवल नंबर 0, दैट इज कल्पना यानी विजुअलाइजेशन या चाक्षुषीकरण। और स्तर नंबर 1, दैट इज विश्लेषण, और उसको बोलते हैं आप एनालिसिस। क्लियर। तो इनमें से कौन से स्तर पर वो है ये आपको बताना। तो देखते हैं आपका स्तर का जवाब क्या आता है। इनमें से कौन सा स्तर होगा जिस पर वो बच्चा इस समय है, रीना इस समय है। तो देखिए आपको बता दें, वॉन हेले के ज्यामिति चिंतन के अनुसार टोटल 5 लेवल बताए गए हैं। 4 यहां पर लिखे हैं। स्तर नंबर 4 यानी जो 5वां लेवल है वो होता है लेवल नंबर 4, जिसको बोलते हैं दृढ़ता, जिसको अंग्रेजी में रिगर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है, पहले मैं आपको सारे लेवल बता देता हूं। अगर हम बात करते हैं कल्पना की, विजुअलाइजेशन की, तो इसमें बच्चा सिर्फ आकृतियों को उनकी उदाहरण, उनकी बनावट के आधार पर पहचान पाता है। अगर मैं बात करता हूं विश्लेषण की, तो यहां पर बालक लेवल नंबर 1 पर आ जाता है, स्टेप नंबर 2 पर। यहां पर बच्चा एनालिसिस करना शुरू करता है, मतलब वह चीजों की जो आकृतियां हैं उनकी बेसिक प्रॉपर्टीज को समझना शुरू कर देता है और उनके आधार पर अपनी जो आकृतियां उनके बारे में जानना शुरू कर देता है। इसके साथ बात करते हैं स्तर नंबर 2 की, जिसको बोलते हैं अनौपचारिक अनुमान। यहां पर बच्चा क्या करता है, इस अनौपचारिक अनुमान में, इस इनफॉर्मल डिडक्शन में बच्चा किसी भी आकृति की सभी प्रॉपर्टीज को जानना शुरू कर देता है, यानी उसकी जो डीप प्रॉपर्टीज हैं वह उनको भी समझना शुरू कर देता है। जैसे अगर आप चतुर्भुज की बात करते हैं तो चतुर्भुज से समझा, विश्लेषण में जाना कि चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं अगर हम आयत की बात करते हैं, और इसके कोण भी बराबर होते हैं। लेकिन डीप प्रॉपर्टी की अगर हम उसमें विकर्ण की, तो विकर्ण की लंबाई क्या है, तो वो अनौपचारिक अनुमान में आ जाता है। औपचारिक अनुमान में बालक 2 विभिन्न आकृतियों के बीच में सहसंबंध ढूंढने की कोशिश करता है। जैसे अगर मैं यहां पर आपके सामने एक त्रिभुज बनाऊं और इसके अंदर एक वृत्त बना दूं, तो ये क्या हुआ, अंतःवृत्त, यानी इसके अंदर क्या हुआ, एक समबाहु त्रिभुज के अंदर वृत्त बनाया आपने। तो इसमें इस आर का रिलेशन इस ए से क्या है, इन सब चीजों को वो 2 आकृतियों की आपस में सहसंबंध को जानने की कोशिश करता है। इसी को कहा जाता है औपचारिक अनुमान, फॉर्मल डिडक्शन।
और अगर हम दृढ़ता की बात करते हैं तो बालक यह स्वयं की आकृतियों को बनाने की कोशिश करता है और स्वयं से अपनी आकृति डेवलप कर लेता है। तो ये टोटल लेवल है, ठीक है। इसमें से लेवल नंबर 0, लेवल नंबर 1 और लेवल नंबर 2 आप प्राइमरी लेवल पर पढ़ते हैं। बच्चा प्राइमरी यानी 1 से 5 तक, और लेवल नंबर 3 और 4 वो अपर प्राइमरी लेवल के बाद या अपर प्राइमरी लेवल पर पढ़ना शुरू करता है। इज इट क्लियर? बात समझ में आ गई? तो यहां पर सवाल को समझते हैं। रीना कुछ चतुर्भुजों में से आयत का चुनाव करती है, यानी वो विजुअलाइजेशन पर है और कहती है कि उसके द्वारा चुनी गई आकृति आयत है। ओके, क्योंकि इसमें 4 समकोण है, तो यहां पर क्या हो गया, जैसे उसने बोला इसमें 4 समकोण है तो वो आ गई विश्लेषण पर, क्योंकि वो उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज को समझने शुरू कर दी है। उसने ये भी बताया कि एक आयत वर्ग क्यों होता है, एक वर्ग आयत क्यों होता है और एक आयत वर्ग क्यों नहीं होता, यानी उसको उसकी डीप प्रॉपर्टीज के बारे में भी पता है कि हम क्यों नहीं कह सकते कि ये वर्ग है, ये आयत नहीं है। यानी वो डीप प्रॉपर्टीज को समझने की शुरुआत कर रही है, और जब बच्चा डीप प्रॉपर्टीज को समझता है तो समझ लेना वो कौन से लेवल पर होता है, अनौपचारिक अनुमान पर। तो राइट ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या है, इट्स ए। क्लियर है भाई? समझ में आ गई बात? कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को भी? वेरी नाइस। तो बढ़ते हैं आगे वाले सवाल की तरफ और देखते हैं एक और सवाल आपकी स्क्रीन पर क्या है। निम्न में से कौन सी प्रक्रिया गणित पढ़ने वाले छात्रों में भय और चिंता पैदा करने के लिए जिम्मेदार है? कल्पना एवं निरूपण, गणितीय संप्रेषण, मात्राओं का अनुमान, महत्वपूर्ण अवधारणाओं को याद करना। तो इनमें से कौन सा है जो आप समझते हैं, कौन सा जिसको आप बताने की कोशिश करेंगे? तो देखते हैं आपका जवाब हमें क्या मिलता है। इनमें से कौन सा जवाब आप देते हैं? तो राइट ऑप्शन क्या होगा, लेट्स सी। कल्पना एवं निरूपण। कल्पना का मतलब होता है विजुअलाइजेशन, इमेजिनेशन, और उनका रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल होता है, ये तो बच्चा करता है। अगर इसको नहीं पढ़ेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। गणितीय संप्रेषण, गणितीय संप्रेषण का मतलब होता है गणितीय टर्म्स को समझना, उन्हें लागू करना। मात्राओं का अनुमान, यानी वो जानता है क्वांटिटी क्या है। लेकिन अगर जिम्मेदारी की बात करें तो अगर वो उन सभी कंसेप्ट को याद करता है, लर्न करता है, रोड लर्निंग करता है, तो कुछ समय बाद, क्योंकि रटा हुआ जो नॉलेज होता है, जो रोड लर्निंग के द्वारा प्राप्त ज्ञान होता है, जो रटा हुआ ज्ञान होता है, वो अस्थायी होता है, टेम्पररी होता है, कुछ समय बाद वो निकल जाता है। और जैसे ही वो ज्ञान आपका निकल जाता है तो आपको प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। इसीलिए अगर हम बात करते हैं कि गणित प्रक्रिया के अंदर भय और चिंता करने के लिए जिम्मेदार कौन सी चीज है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि महत्वपूर्ण अवधारणाओं को याद करना, एनसीएफ भी इसको डिनाई करता है, मना करता है कि किसी भी अवधारणा को आपको याद नहीं करना है। क्लियर है? बहुत बढ़िया। एक और सवाल। एक गणित की कक्षा में संप्रेषण का संबंध निम्न में से किस योग्यता के विकास में है? देखते हैं किस विकास में। याद है गणित की कक्षा में संप्रेषण की बात हो रही है, मैथमेटिक कम्युनिकेशन की बात हो रही है। तो कक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों के तुरंत उत्तर देना, गणितीय समस्याओं के बारे में दूसरों के विचारों का विरोध करना, गणितीय चिंतन को व्यवस्थित करना, सुदृढ़ बनाना और उनको व्यवस्थित करना या व्यक्त करना, और डी ऑप्शन है दंड ग्राफ यानी बार डायग्राम को देखकर आंकड़ों की व्याख्या करना। तो यहां पर देखते हैं क्या जवाब मिलता है आप लोगों का। एक गणित की कक्षा में संप्रेषण का संबंध। अब देखो मैथमेटिक कम्युनिकेशन में क्या आता है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही प्रीवियस क्वेश्चन में इसको क्लियर किया था कि अगर हम बात करते हैं कि मैथमेटिक कम्युनिकेशन की, तो मैथमेटिक कम्युनिकेशन इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर लैंग्वेज कम्युनिकेशन। क्योंकि लैंग्वेज कम्युनिकेशन में आप चीज़ों की बात करते हैं, अपने आदान प्रदान करते हैं विचारों का, आइडियाज़ का, वो कोई भी लैंग्वेज हो सकती है। लेकिन अगर मैथमेटिक की बात करते हैं तो मैथमेटिक कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि वह उन सभी चीज़ों को जो मैथमेटिकल थिंकिंग है उनको ऑर्गेनाइज करे, उनको मजबूत करे, उनको स्ट्रेंथन करे और उनको एक्सप्लेन कर पाए, उनको एक्सप्रेस कर पाए। तो इसलिए इस सवाल का जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि मैथमेटिक कम्युनिकेशन का मीनिंग ही यही होता है, तुरंत उत्तर देना। इट्स नॉट द कम्युनिकेशन स्टाइल ऑफ मैथमेटिक्स। ओके, दूसरों के विचारों का विरोध करना, यानी आप जैसे किसी ने कुछ कहा, आप बोले नहीं ये नहीं, ऐसे होगा। क्योंकि दूसरों के विचारों का विरोध तब आप कर सकते हैं जब वो गलत करता है, अदरवाइज वो सही बात कर रहा है तो मैथमेटिक्स में बहुत कम ही विवादास्पद स्थितियां होती हैं। ओके, वेरी गुड। एक और सवाल आपकी स्क्रीन पर। कक्षा 3 के एक छात्र ने 35 को 3 से गुणा किया, उत्तर था 35 गुणा 5 बराबर 225। यह किस प्रकार की त्रुटि है? त्रुटिपूर्ण कलन, पुनः समीकरण की त्रुटि, आधारभूत तथ्य की त्रुटि या गलत संक्रिया। तो यहां पर आप देखिएगा 4 ऑप्शन आपके सामने लिखे हैं। इन चारों ऑप्शन को आपको समझना है और जानना है कि इसका मीनिंग आखिरकार क्या हुआ।
कक्षा 3 में एक छात्र ने 35 को 3 से गुणा किया और उसका उत्तर था ये वाला। तो त्रुटिपूर्ण कलन है, पुनः समूहीकरण की त्रुटि है, आधारभूत तथ्य की त्रुटि और गलत संक्रिया है। दोस्तों इन सब चीजों को बताने के लिए मैं आपको बता दूं कि ये सब चीजें आपको शायद ना पता हो, तो समझ लेते हैं इनका मीनिंग क्या है। सबसे पहले मैं त्रुटिपूर्ण कलन की बात करता हूं, जिसको बोलते हैं रैंक कैलकुलेशन, या इसको रॉन्ग एल्गोरिथम भी बोल देते हैं। इट्स आल्सो नोन एज रॉन्ग एल्गोरिथम। अब ये रॉन्ग एल्गोरिथम क्या है उसको भी समझेंगे। मैं आपको एग्जांपल से समझाना चाहूंगा। जैसे बच्चे को 35 में 3 की गुणा करना है, तो जनरली गुणा कैसे होती है, 3 5 15, 3 की 9 और 1 10, 105। बच्चा गुणा 3 का पहाड़ा सही पढ़ रहा है, लेकिन गुणा उसने क्या काम की, उसने गुणा ऐसे ना करके ऐसे कर दी। 35 में 3 की गुणा वो इधर से कर दी, तो 3 3 9, 3 5 15, उसने ऐसे लिख दिया। गुणा ठीक है, मल्टीप्लाई उसने एकदम सही किया है। प्रॉब्लम कहाँ है, ये उसने गुणा इकाई की तरफ से करनी थी, उसने इधर से कर दी, तो दैट इज प्रोसीजर गलत है गुणा करने का। तो यह है फॉल्टी एल्गोरिथम, ये त्रुटिपूर्ण कलन। समझ में आ गया होगा। बात करते हैं पुनः समूहीकरण, इसको रीग्रुपिंग, रिक्लासिफिकेशन भी कहते हैं। इसका मीनिंग क्या होता है, पुनर्समूहीकरण का मतलब होता है कि जब भी बालक हासिल संबंधी गलती करता है, याद रखना छोटी छोटी बातें हैं जो एग्जाम में आपको बहुत हेल्प करेंगी। हासिल संबंधी त्रुटि करता है, जब भी बालक हासिल से संबंधित कोई भी एरर क्रिएट करता है, तो वो हमेशा उस प्रश्न में पुनः समूहीकरण की गलती के रूप में मानी जाती है। जैसे मैंने कहा, आप 85 में 16 की जोड़ दो, तो 6 और 5 11 हासिल लगा, एक 8 और 1 9 और 10 होना चाहिए यहाँ पर, लेकिन वो हासिल को जोड़ना भूल गया, तो उसने 9 ही लिख दिया। तो इस तरह की गलती जहां हासिल का प्रयोग एप्रोप्रिएट तरीके से ना हो, उस गलती को कहा जाता है पुनः समूहीकरण की त्रुटि। ये बात समझ में आ गई। तीसरी बात करता हूं, जिसका गलत संक्रिया, आधारभूत बाद में बताऊंगा। गलत संक्रिया को बोलते हैं रॉन्ग ऑपरेशन। कई बार आपने सवाल में देखा होगा कि बालक से 3 में 5 की गुणा करने के लिए कहा गया, लेकिन बालक ने गलती से 3 में 5 का भाग कर दिया। ऐसा होता है ना कि बालक को बोला गया कि इसमें 3 की गुणा करो, 3 में 5 की गुणा करके बताओ, और बच्चे ने गलती से 3 में 5 का भाग कर दिया। या उसको बोला गया कि 3 + 5 क्या होते हैं, बच्चे ने दोनों की गुणा कर दिया। यानी जो ऑपरेशन उसको परफॉर्म करने के लिए दिया गया है, वह उस ऑपरेशन को परफॉर्म नहीं करता, उसके अलावा किसी और ऑपरेशन को परफॉर्म कर देता। हालांकि बेसिक ऑपरेशन कौन से होते हैं, ये वाले, प्लस, मल्टीप्लाई, माइनस और डिवाइड। तो उसको बोला गया डिवाइड करने के लिए, उसने मल्टीप्लाई कर दिया। उसको बोला गया मल्टीप्लाई करने के लिए, उसने प्लस कर दिया। तो अगर बालक किसी गलत ऑपरेटर का चुनाव करता है जो उसको दिया गया है, तो वो होता है गलत संक्रिया, यानी रॉन्ग ऑपरेशन। इसको बोलते हैं यूज ऑफ रॉन्ग ऑपरेटर। क्लियर है। तो ये एरर भी गलत, सही समझ में आई। अब बात करते हैं आधारभूत तथ्य क्या है। आधारभूत तथ्य का मतलब होता है बेसिक एरर्स। बेसिक एरर्स कौन कौन सी होती हैं, यानी या तो बालक जोड़ना गुणा करना भाग करना सही नहीं कर पाता है, उसके साथ साथ वह पुनर्समूहीकरण की भी एरर क्रिएट कर देता है, वो कैलकुलेशन को गलत कर देता है, वो ऑपरेटर यूज गलत कर लेता है, वो बोर्ड से गलत प्रश्न उतार लेता है। ये सारी एरर्स जितनी भी हैं वो आधारभूत तथ्य की गलती में आती है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक बच्चा अगर एक प्रश्न में एक से ज्यादा गलती जो आपने पढ़ी, इनसे एक से ज्यादा गलती को परफॉर्म कर दे, तो वो बेसिक एरर, फंडामेंटल एरर में काउंट होती है। इज इट क्लियर। अब यहां पर फंडामेंटल एरर क्या है उसको देख लेते हैं। उसने गुणा की, पहली एरर क्या है, उसने 35 में हमने उसको बोला 3 से गुणा करो, बालक ने 35 में 5 से गुणा कर दी। पहली एरर तो यही कि उसने गुणा ही गलत तरीके से कर दी, जो जिनकी गुणा करनी थी उनकी नहीं की है, उसने किसी दूसरे तरीके से गुणा कर दी, जो कि प्रॉब्लम है ना। तो ये तो गड़बड़ हो गई। दूसरी बात, उसने गुणा भी की, चलो 35 में 5 की, तो 5 पंजे 25 होते हैं, 5 दिए 15 और तो 70, 175 होना चाहिए, उसने 225 लिख दिया, उसने गुणा भी गलत की है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस सवाल के अकॉर्डिंग इस प्रश्न का जवाब क्या होगा, आधारभूत तथ्य की त्रुटि। तो ऐसे सवाल मैं लगातार लेता रहूंगा, तो आप वीडियो में बने रहिएगा आगे फ्यूचर की वीडियोस में। और समझ लीजिएगा कि जितनी भी एरर मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में ये एरर पूछी जा सकती है। ठीक है, तो आई होप सो आपको ये क्लियर हुआ होगा, प्योरली समझ में आ गया होगा कौन सी एरर कहाँ यूज होती है। एक और सवाल लेते हैं। निम्न में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण की पाठ्यक्रम संबंधी अपेक्षाओं से मेल नहीं खाता। तो देखते हैं क्या जवाब देते हैं आप। 1, वर्गीकृत आंकड़ों का निरूपण का विश्लेषण करना और व्याख्या करना। 2, दैनिक जीवन के तर्कपूर्ण कार्य और गणितीय चिंतन के बीच संबंध को स्थापित करना। 3, संख्याओं की प्रक्रियाओं को मानक कलनों की सहायता से भाषा अंकनों का विकास करना। संपूर्ण के एक भाग को निम्नलिखित
भिन्न के रूप में निरूपित करना और साधारण भिन्नों को क्रम में रखना। तो देखो सवाल बहुत अच्छा है, आपको सवाल समझने की आवश्यकता है। सवाल क्या है कि इनमें से कौन सा है जो प्राइमरी लेवल पर नहीं होता। सिंपल सवाल है, क्योंकि उसकी अपेक्षाओं से मेल नहीं खाता। जो प्राइमरी है उसकी जो करिकुलम रिक्वायरमेंट है उनसे मेल नहीं खाता। यानी इन 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन ऐसा है जो प्राथमिक लेवल पर आप नहीं पढ़ाते। तो देखते हैं, वर्गीकृत आंकड़ों का निरूपण और विश्लेषण और व्याख्या करना। अरे ये तो यही समझ में आ गया, क्योंकि वर्गीकृत आंकड़ों का निरूपण तो कक्षा 6 से 8 तक कराते हैं या उसके बाद 9 से कराते हैं। ये तो नहीं आता भाई, प्राइमरी में तो आंकड़ों का वर्गीकरण है ही नहीं, और आंकड़ों का वर्गीकरण भी देखा जाए उनका विश्लेषण तो बच्चा कभी नहीं कर सकता। तो ये पहला ऑप्शन ही मिल गया जो आपको एकदम सही मिल गया, क्योंकि ये तो अपर लेवल की बात है। दूसरा, दैनिक जीवन के तर्कों का, बिल्कुल सही बात है। एनसीएफ क्या कहता है कि डेली लाइफ से गणित को जोड़कर पढ़ो, तो समझ में आता है। तीसरा ऑप्शन था संख्याओं की प्रक्रियाओं के मानक कलों की सहायता से भाषा। देखो जब भी आप गणित पढ़ते हैं तो आपको गणित की भाषा जरूर आनी चाहिए, जो उसके स्टैंडर्ड्स हैं उन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग आपको संख्याओं को निरूपित करना आना चाहिए। यही तो प्राइमरी लेवल पर पढ़ते हो आप। और संपूर्ण के एक भाग को भिन्न के रूप में, भाई आप देखो आपको एक संपूर्ण मिला, ये आपने कहा इसके 4 टुकड़े कर दिए, इसका वैल्यू बताओ, तो बच्चा प्राइमरी लेवल बता सकता है ना प्राइमरी लेवल पर कि इसका वैल्यू कितना है, 1/4 है। तो ये भी काम होता है। तो ये जो ऑप्शन नंबर ए लिखा था, यह इसकी जो अपेक्षाएं हैं, जो रिक्वायरमेंट्स हैं करिकुलम की, उनसे मेल नहीं खाता है। राइट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर ए। ओके, वेरी गुड। एक वन मोर क्वेश्चन, एनसीएफ 2005 में दी गई गणित की लंबी आकृतियों से क्या अभिप्राय है? चुनौतीपूर्ण समस्याओं का हल करना, गणित के खेल का सृजन करना, प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करना, एक अवधारणा के आधार पर दूसरी अवधारणाओं का निरूपण करना। तो देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है। गणित की लंबी आकृतियों से क्या अभिप्राय है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉन्ग फिगर ऑफ मैथमेटिक्स अकॉर्डिंग टू एनसीएफ? सॉल्व चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स, क्रिएटिंग मैथमेटिक गेम्स, टू प्रोवाइड डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस, और बिल्ड अनदर कंसेप्ट बेस्ड ऑन वन कंसेप्ट। तो देखिए मैं समय नहीं लगाऊंगा, सीधा बताता हूं। अगर आपने उत्तर सोच लिया है आपके अकॉर्डिंग क्या है तो बिल्कुल सही है, अब उसको मैच करते हैं। ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, गणित की लंबी आकृतियों से जो मीनिंग है वो है ऑप्शन नंबर डी। वो कैसे, वो समझ लो। देखो गणित की लंबी आकृतियों का मतलब होता है आपने एक आयत बनाया, बालक समझ गए ये आयत है, एक आकृति, इसमें कोई संकल्पना नहीं लिखी है, ये एक आयत है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने कहा ओके, लेकिन जैसे ही इस आयत को थोड़ा सा एक्सपेंड किया जाएगा, बड़ा किया जाएगा, फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर एक लाइन डाल दी ये वाली, तो आपको क्या समझ में आया कि ये आयत में 2 ट्रायंगल बन गए। तो एक आयत था, जैसे उस आकृति को आपने बड़ा किया, एक्सपेंड किया, तो आपने क्या देखा, इसमें तो 2 त्रिभुज भी बन गए। यानी पहले सिर्फ आयत आप पढ़ रहे थे, अब त्रिभुज भी कनेक्ट हो गया। यानी एक संकल्पना पर एक कंसेप्ट आयत का, जैसे ही आपने आकृति को एक्सपेंड किया, बड़ा किया, तो आपके सामने 2 ट्रायंगल और नए कंसेप्ट जुड़ गए। इसी को कहा जाता है एनसीएफ के अकॉर्डिंग एक अवधारणा पर, नहीं एक कंसेप्ट पर दूसरे कंसेप्ट को बनाना। ठीक है, क्लियर? ये सवाल आ भी चुका है एग्जामिनेशन में एक बार। क्लियर, समझ में आ गया? वेरी नाइस। एक और सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, परिमोत्तर प्रश्न 9-5 बराबर व्हाट के लिए संबंधित मुक्त उत्तर प्रश्न कौन सा है? परिमोत्तर प्रश्न को आप समझ सकते हैं, इसको बोलते हैं बंद अंत, बंद अंत भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्लोज एंडेड। के लिए संबंधित मुक्त उत्तर प्रश्न को बोलते हैं खुला अंत। क्या बोलते हैं? खुला अंत, या इसको बोल देते हैं ओपन एंडेड। अब ये सवाल आपके सामने मैंने बता दिया, इसको खुला अंत बोलते हैं, इसको बंद अंत बोलते हैं। क्वेश्चन है, यानी एक क्लोज एंडेड क्वेश्चन है, 9-5 इज इक्वल टू व्हाट। इसके लिए जो ओपन एंडेड क्वेश्चन है, पोस्ट होक जिसको बोल देते हैं, उस कौन सा होगा? 4 प्राप्त करने के लिए 9 में से क्या घटाया जाए? ऐसी 2 विषम संख्या लिखी जिनका अंतर 4 हो। अगर 5 को एक संख्या में से घटाया जाता है तो 4 प्राप्त होता है। संख्या क्या है? 2 संख्याओं का अंतर 4 है, यदि एक संख्या 5 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो इसको समझने से पहले, अगर मैं ये मान के चलता हूं कि अभी आपको ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड के बारे में नहीं पता है, तो इससे पहले मैं आपको ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। तो अगर मैं बात करता हूं ओपन एंडेड की, तो समझने की कोशिश करना, जिसको आप खुला अंत बोलते हैं। एक होता है क्लोज एंडेड, जिसको आप बंद अंत भी बोलते हैं।
बंद अंत, इसको खुला अंत या मुक्त अंत भी बोला जाता है। ओके ओके, अब देखते हैं यहां पर क्या मिलता है। अब आपने क्या देखा, ओपन एंडेड खुला अंत वाले ऐसे प्रश्न होते हैं जिनका आंसर निकालते समय एक से ज्यादा उत्तर प्राप्त हो, एक से अधिक उत्तर, समझ लेना कंसेप्ट, नहीं भूलोगे कभी भी, एक से अधिक उत्तर प्राप्त हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक प्रश्न दिया बच्चों को कि 10 से छोटी कोई एक अभाज्य संख्या लिखो, 10 से छोटी कोई एक, तो बच्चे इसका उत्तर क्या दे सकते हैं? एक बच्चा बोलेगा जी 2, एक बच्चा बोलेगा सर 3, एक बच्चा बोलेगा 5, एक बोलेगा 7। अब ये 4 संख्याएं पॉसिबल हैं जो 10 से छोटी हैं, यानी किसी बच्चे ने अपनी कॉपी में 2 लिखा होगा वो भी सही है, 3 लिखा होगा वो भी सही है, 5 लिखा होगा वो भी सही है, और 7 लिखा होगा वो भी सही है, क्योंकि सारी संख्याएं अभाज्य हैं जो 10 से छोटी हैं। इस स्थिति में आपको एक प्रश्न आपने पूछा, उस प्रश्न के 4 उत्तर मिले, तो जहां फिर भी कंडीशन ऐसी बन जाए कि आपके पास एक प्रश्न है, उसके आपको मल्टीपल आंसर्स मिल रहे हैं और वो सारे ही सही हैं, तो उसको बोलते हैं ओपन एंडेड। अब बात करते हैं खुला अंत का प्रश्न क्या होता है, उसको भी समझ लेते हैं। इसको इधर लिख देता हूं मैं, अगर मैं यहां आ रहा हूं तो 2, 3, 5 और 7, ठीक है। मैं इधर की बात करता हूं, इसको बोलते हैं क्लोज एंडेड। क्लोज एंडेड का प्रॉपर्टी क्या है कि उस प्रश्न का एग्जैक्ट क्या होगा, एक ही आंसर होगा, यानी उस प्रश्न में एक ही उत्तर ठीक होगा, उसका और कोई उत्तर हो ही नहीं सकता। जैसे मैंने कहा 8 में क्या जोड़ें कि 15 हो जाए, तो आपने कहा सर 8 में x जोड़ो वो 15 हो जाए, तो आपने कहा x बराबर 15 माइनस का 8 बराबर 7, यानी वैसे भी अब 7 लिख सकते थे, 8 और 7 15। कंडीशन क्या बनी कि इस कंडीशन में, इस प्रश्न में 7 के अलावा कोई और संख्या नहीं हो सकती जिसको जोड़ने पर 15 आ जाए। तो ऐसे प्रश्नों को क्या बोलते हैं, ऐसे प्रश्नों को हम क्लोज एंडेड क्वेश्चंस बोलते हैं। तो दोनों में समझ में आया डिफरेंस क्या है? ओपन एंडेड खुला अंत, मुक्त अंत का मतलब क्या है कि उसके आंसर एक से ज्यादा हो सकते हैं। क्लोज एंडेड का मतलब क्या, उसका सिर्फ एग्जैक्ट एक आंसर हो सकता है। अब हम वापस चलते हैं और सवाल को देखते हैं। तो पहला था मेरा 4 प्राप्त करने के लिए 9 में क्या घटाया जाए, तो भाई आपको 9 में से क्या घटाना है कि 4 आ जाए। आपने कहा सर सिंपल है, 5 घटा दो तो एक ही आएगा 5, यानी ये तो क्लोज एंडेड हो गया। बात करते ऐसी 2 विषम संख्याएं लिखो जिनका अंतर 4 हो। ओके, एक बोला बच्चा ठीक है सर लिख देते हैं अभी। तो बच्चे ने क्या लिखा, एक बच्चे ने लिखा सर जी 9 माइनस का 5 बराबर 4। दूसरा बोला सर मैं और भी लिख सकता हूं। बोले बताओ क्या लिखोगे, बोला 7 माइनस का 3 बराबर 4। दोनों देखो क्या है, विषम संख्याएं हैं। एक बोला सर मैं एक और लिख सकता हूं। बोले बताओ तुम भी लिखो 5 माइनस का 1 बराबर 4। यानी ये जो कंडीशन आपके सामने आ रही है, एक प्रश्न के एक से ज्यादा उत्तर आपको मिल रहे हैं, मल्टीपल आंसर्स यहां पर आपको मिल रहे हैं, है ना। बात समझ में आ गई ना। तो इन्हीं क्वेश्चंस को कहा जाता है ओपन एंडेड। तो ये वाला तो ओपन एंडेड हो गया, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट है। हम बात करते थे अगर 5 को किसी संख्या से घटाया जाता है तो प्राप्त क्या होता है। अगर 5 को किसी संख्या से घटाएंगे तो आपने x में से 5 घटाया तो 4 आना चाहिए, तो x बराबर 9 हो जाएगा। 2 संख्याओं का अंतर 4 है, अब एक संख्या 5 है, तो आपने कहा x माइनस 5 बराबर 4, तो x बराबर 9। तो हर किसी कंडीशन में एक एक उत्तर प्राप्त हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ इस वाली कंडीशन में मल्टीपल आंसर्स मिल रहे हैं, इसलिए इसको बोलते हैं परिमोत्तर प्रश्न। ओके, एक और सवाल आपके सामने, निम्न में से कौन सा मुक्तोत्तर प्रश्न, जल्दी से बताइएगा, निम्न में से कौन सा मुक्तोत्तर प्रश्न है। कोई ऐसी संख्या लिखो जिनका गुणनफल 45 हो। 3 गुणा 15 ज्ञात करने के लिए एक संख्या रेखा का प्रयोग कीजिए। 15 से 3 को हल कीजिए, या 15 से 3 को गुणा कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन आपके सामने है। मैं चाहूंगा जवाब मिले आप लोगों का, ठीक है ना। तो क्या उत्तर होगा, लेट्स सी। देखिए इसको भी मैं जल्दी से बता देता हूं, समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपको समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आपने सोच लिया इसका उत्तर क्या है। अगर जो आपने उत्तर सोचा है वो अच्छा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर करके बताएं, और इन टोटल 10 क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए ये कमेंट सेक्शन में करके मुझे जरूर बताएं, ठीक है ना। टोटली इट्स डिपेंड्स ऑन यू। तो चाहूंगा आपका जवाब क्या मिलेगा मुझे, लेट्स सी। ओके, तो देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है, लेट्स सी।
तो देखिए यहां पर सवाल है, मुक्तोत्तर प्रश्न की बात हो रही है, ओपन एंडेड। और अभी आपने ओपन एंडेड पढ़ा था। क्या था ओपन एंडेड क्वेश्चन? कि आप एक प्रश्न के जब मल्टीपल आंसर्स हो जाएंगे तो उसको आप मुक्तोत्तर प्रश्न की श्रेणी में रखते हैं। बात समझ में आ गई? ओपन एंडेड क्वेश्चन का मतलब क्या होता है कि जब आप एक से ज्यादा उत्तर प्राप्त करेंगे। तो मैंने देखा ऐसी कोई दो संख्या लिखी है जिनका गुणनफल 45 है, तो आपने क्या काम किया, 9 गुणा 5 बराबर 45 हो सकता है। आपने कहा 45 गुणा 1 बराबर 45। आपने लिखा 15 गुणा 3 बराबर 45। तो यानी एक प्रश्न को करने के लिए ये 3 उत्तर हो सकते हैं और यही सही जवाब होगा। आसान समझ में आया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? इजी है। कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज बताइएगा। अभी चीज समझ में आ गई है, दैट्स वेरी वेरी नाइस। तो ये उत्तर आपको समझ में आया। 10वां प्रश्न और लेता हूं आपके सामने, थोड़ा सा बड़ा है, कोशिश करिएगा समझने की। निम्न में से कौन सा प्रश्न मुक्तोत्तर प्रश्न है? एक, आयत का परिमाप 6 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के परिमाप के समान है। आयत की चौड़ाई इसकी लंबाई से 6 सेंटीमीटर कम है। आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। एक आयत का परिमाप 6 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के परिमाप के समान है। आयत की लंबाई और चौड़ाई क्या होगी? एक आयत का परिमाप 6 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के परिमाप के समान है। यदि आयत की लंबाई वर्ग की लंबाई से 2 सेंटीमीटर अधिक हो तो आयत की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। आयत का परिमाप 6 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के परिमाप के समान है। यदि आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 2 गुना अधिक है तो आयत की लंबाई ज्ञात करें। तो एक और सवाल आपके स्क्रीन पर इसी तरह से मिला, तो चाहूंगा इसका जवाब मुझे क्या देंगे। देखिए समझने की कोशिश करिएगा, ये सवाल बहुत बड़ा है तो मैं आपको ऑप्शन नंबर ए से क्लियर करके बताता हूं। उसने कहा आयत का परिमाप किसके बराबर है? एक वर्ग के बराबर है, ये वर्ग हो गया, और 6 सेंटीमीटर इसकी भुजा है, तो इसका परिमाप कितना हो गया? 6 गुणा 4 बराबर 24, यानी इस आयत का परिमाप 24 है। इज इट क्लियर? उसने कहा आयत की चौड़ाई इसकी लंबाई से 6 सेंटीमीटर कम है, तो आयत की लंबाई फॉर एग्जांपल मैंने माना l, तो चौड़ाई l - 6 हो गई। उसने कहा कि आयत की लंबाई चौड़ाई ज्ञात करो। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपने क्या देखा? आपने देखा l प्लस l माइनस का 6 इंटू 2 इज इक्वल टू 24, यही तो होगा, क्योंकि 2 इंटू एल प्लस बी तो होता है, बी की जगह ये है। तो आपने क्या देखा? l प्लस l माइनस का 6 इज इक्वल टू 12। अब आपने देखा तो 12 इज इक्वल टू व्हाट? 12 और 6 18, l बराबर 9, तो लंबाई 9 है, चौड़ाई कितनी आ जाएगी? 3। तो यानी यहां पर फिक्स आंसर है, लंबाई 9 और चौड़ाई 3, तो यहां पर फिक्स्ड आंसर आपको प्राप्त होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर 2 की, तो यहां तो फिक्स आंसर आया। अब ऑप्शन नंबर 2 की बात करें, सेम क्वेश्चन था। उसने कहा कि आयत की 6 सेंटीमीटर वर्ग के बराबर है, आयत की लंबाई की चौड़ाई क्या होगी? तो आपने कहा 2 इंटू एल प्लस बी इज इक्वल टू 24, यानी l प्लस बी इज इक्वल टू 12। अब वो डिपेंड करता है कि अब l और b का वैल्यू क्या हो सकता है। बच्चा बोलेगा कि सर l का वैल्यू 1 रख लो और b का वैल्यू 11 रख लो, तो भी आ जाएगा। बोला 2 और 10 रख लो, उसने कहा 3 और 9 रख लो, उसने कहा 4 और 8 रख लो। तो ये मल्टीपल चॉइस है, यहां पर वो कुछ भी पुट कर सकता है। तो यहां पर उत्तर क्या मिलेगा? ऑप्शन नंबर बी। अब मैं आगे वाला ऑप्शन आपको क्यों बताऊं, इसको आपको खुद करना है। और एक मोटी सी बात बताता हूं, जिस भी स्टेटमेंट में आपको कंडीशन मिलेगी, अगर कोई भी स्टेटमेंट किसी कंडीशन या शर्त के अकॉर्डिंग है तो याद रखिएगा वह हमेशा क्लोज एंडेड होगा। जैसे यहां पर कंडीशन दी थी ना, 2 गुना अधिक है, 2 सेंटीमीटर अधिक है, 6 सेंटीमीटर कम है, तो इन केसेस में आपको हमेशा क्या प्राप्त होता है? आपको क्लोज एंडेड क्वेश्चन मिलता है। कंडीशन इसमें नहीं थी, इसलिए मैंने इसको जल्दी से आपको बता दिया। तो बाकी 2 ऑप्शन को आप करके देखिएगा। तो भाई दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? होप सो आपको अच्छा समझ में आया होगा। तो मुझे बड़ी उम्मीद है कि आपने इन 10 प्रश्नों में से बहुत सारे क्वेश्चन सही किए होंगे, और आपके इन 10 प्रश्नों में से कितने क्वेश्चन सही हैं ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में करके जरूर बताएं कि आपके इन 10 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए। और अगर ज्यादा क्वेश्चन करेक्ट हो जाते हैं तो यानी आपका पेडागॉजी अच्छा होने लगा है। तो जल्दी बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो, क्वेश्चन अच्छे लगे तो लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत। तो ये आपका आज का सेशन हुआ ओवर। मुझे दीजिएगा इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका जुड़ने का। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए गुड डे। थैंक यू।